विवेक समूह और हिंदुस्तान प्रकाशन के अध्यक्ष, पद्मश्री सम्मानित संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रमेश पतंगे जी, मंच पर आसीन श्री उमेश भुजबल राव जी, राहुल पटारे जी, रविंद्र जी, सभागार में उपस्थित सभी राष्ट्र प्रेमी, सामाजिक दृष्टि से सक्रिय सभी माननीय बंधुगण, श्रद्धेय माता भगिनी, सर्वप्रथम मुझे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण देकर आप सभी से मिलने का, आपका दर्शन करने का और इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए एक अवसर देने के लिए विवेक साप्ताहिक और उनके सारी प्रबंध समिति को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के प्रास्ताविक में और अभी ग्रंथ के संदर्भ में कहते हुए संघ के 100 वर्ष के पंच परिवर्तन के संदर्भ में उल्लेख हुआ है। उससे पहले मैं विवेक के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। प्रारंभ में हमने विवेक साप्ताहिक और इसके जो यात्रा है इसके बारे में थोड़ा सा चित्रपट भी हमने देखा, थोड़ा सा उल्लेख मैंने रमेश पतंगे जी ने भी किया। सामान्यतः उद्यम के नाते, व्यापारी संस्था के नाते पत्रिका चलाना और किसी न किसी एक विज्ञापन के आधार पर चलाना, यह समाज में पत्र पत्रिकाएं करते हैं और एक व्यवसाय बना है। वैसे अपने देश में जब पत्रिकाएं प्रारंभ हुई, वह समाज के जागरण के लिए, राष्ट्र के विमोचन के लिए यानी मुक्ति के लिए, स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता संघर्ष में लगे हुए सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने अपने लेखनी से पत्रिका को प्रकाशित करते हुए कई प्रकार के कष्ट संकट को सामना करते हुए उन्होंने पत्र पत्रिकाएं संपादित किए, चलाएं। वो एक मिशन था। धीरे धीरे पत्रिका चलाना एक प्रोफेशन हो गया। नहीं होना चाहिए ऐसा मेरा मंतव्य नहीं है। युग बदलते हुए, जमाना बदलते हुए जीवन के कई आयामों में भी परिवर्तन आते हैं, ये सहज स्वाभाविक है। लेकिन प्रोफेशन होने के बाद भी उसके मिशन जो है वो भूलना नहीं चाहिए। समाज जागरण के लिए, जन प्रबोधन के लिए पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। सत्य को समाज के सामने रखने का कार्य एक व्रत के नाते करने के एक मिशन जर्नलिज्म के होता है। तो विवेक ने इस मिशन को इतने वर्षों से लगातार अपने जीवन व्रत के नाते निभाया है और आगे भी निभाने के उनके संकल्प है। इसलिए समाज ऐसे पत्रिका के और इसके पीछे रहने वाले, इसका संचार करने वाले समस्त लेखक, संपादक, उसके व्यवस्थापक, इनके प्रति साधुवाद व्यक्त करना स्वाभाविक है, होना चाहिए। एक पत्रिका क्या कर सकती है? हमको समाचार देते हैं, विचार देते हैं। तो कभी माननीय अटल जी ने एक बार कहा था,
दैनिक पत्रिकाएं जो हैं डेलीज, तो दिन पत्रिका दैनिक पत्रिका समाचार के लिए हैं और साप्ताहिक पत्रिका प्रचार के लिए हैं और मासिक पत्रिका विचार के लिए हैं। ऐसे अटल जी के एक व्याख्या। विवेक ने समाचार, विचार और प्रचार तीनों किया है। प्रचार व्यक्ति के नहीं किया है, विचार का ही किया है। तो पत्रिका क्या कर सकती है? मैं एक उदाहरण विवेक के संदर्भ में आपके सम्मुख साझा करता हूं। कुछ समय पूर्व, 7-8 वर्ष पहले, पुणे में मैं संघ के एक कार्यक्रम में, वर्ग में वहां गया था। वहां वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता आए खाली समय में मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने 2 आनंद के, संतोष के विषय को बताने के लिए आए और मिठाई लेकर आए थे। वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं को एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने उनके लिए एक जीप दिए थे, तो वाहन मिला कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता, इसलिए एक आनंद था। दूसरा आनंद क्या है? वो विवेक से संबंधित है। ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हमें अचानक, हमें पता नहीं था, कल्याण आश्रम ने कहा, हमें एक दंपति आए, हमको एक बड़ी राशि के चेक दिए उन्होंने। तो हमने कहा आप कैसे रहे, क्या है? तो उसके पीछे की कहानी उन्होंने बताई। एक रिटायर्ड मिलिट्री के अधिकारी, उनके पत्नी 75 वर्ष पूर्ण होने पर, यानी पति 75 से थोड़ा ज्यादा होंगे, तो 75 वर्ष पत्नी के पूर्ण होने पर उन्होंने 75,000 रुपये अपनी पत्नी को भेंट के नाते दिए जन्मदिन पर। तो उन्होंने कहा ये स्वाभाविक है, दंपति आपस में देते होंगे, मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने दिया, ऐसे जन्मदिन पर अपने आनंद व्यक्त किया और शुभकामनाएं दिए। तो पत्नी ने कहा मुझे काय के लिए पैसे चाहिए, मेरा 75 वर्ष हो गया है, वैसे भी जो कमाई करके थोड़ा रखे वो तो है, बच्चे है, बाकी हो गया है, मुझे 75,000 रुपये मैं क्या करने वाली हूं, तुम देखो। तो तब उस गृहिणी ने, उस माता ने बताया, देखो ये पत्रिका में कल्याण आश्रम के बारे में कोई संस्था है, उन्होंने जो अच्छे कार्य किया है उसके बारे में विवरणात्मक एक लेख है, उसको पढ़ने के बाद, उस पूरे लेख को पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है इस संस्था को हमें मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा इसको कहाँ देखें, तो उनको विवेक पत्रिका, कल्याण आश्रम वगैरह था, संघ के आरएसएस के लोग हैं, ये तो मालूम हो गया उनको, इसलिए सीधा उन्होंने पुणे के मोतीबाग कार्यालय आए, देख वो विवेक पत्रिका लेकर आए थे। उन्होंने कहा ये इसको हमको पैसा देना है तो कहाँ दें? तो कल्याण आश्रम को 75,000 रुपए आपके लेख के कारण उस माता ने। तो कहने का तात्पर्य है कि एक पत्रिका क्या कर सकती है समाज में, जो अच्छे कार्य हो रहा है वह यदि ठीक से प्रस्तुत हो गया तो किसके मन में वो प्रेरणा क्या जगाती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। इसलिए उस पत्रिका के उस लेख के, किसने लिखा था मुझे मालूम नहीं है, रमेश जी को याद होगा, तो स्वाभाविक रूप से एक धन्यता का भाव आता है। हमने एक लेख लिखा उस संस्था के बारे में, किसी के मन में उसको मदद सहायता करने के एक मन आ गया। तो इसलिए मैंने कहा कि जो समाज में, समाज प्रबोधन, समाज के जागरण, समाज को प्रेरणा देना, यह कार्य समाज में सकारात्मक वृत्ति को
समाज में संवेदनशीलता को, समाज में कर्तव्य परायणता को जागृत रखने के लिए, जागृत करने के लिए पत्र पत्रिकाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस प्रकार के कई उदाहरण मेरे पास और भी हैं। विवेक के बारे में केवल नहीं है, अन्य में मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रिका में लिखने वाले, कार्य करने वाले लोगों की एक सामाजिक भूमिका, इस जिम्मेवारी से जब वो करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, इसका एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण कर आए, तो एक संस्था की दृष्टि से 100 वर्ष पूर्ण करना एक बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ, कुछ आपस में न झगड़ते हुए पूरा किया, ये बड़ी बात है, ऐसे लोगों को लगता हो। और जिस उद्देश्य से प्रारंभ किया वही उद्देश्य को आज भी पकड़ कर रखे हैं, ये दूसरा है। और तीसरा है जो आपने बताया कि उस उद्देश्य को समाज ने स्वीकार किया। पहले क्या हुआ, उपहास किए, बाद में विरोध किए, ये सब कालखंड हो गया संघ के, तो अब स्वीकृति आ रही है। आज इस कार्यक्रम के पहले 2 बहनें आई थी, तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय स्वयं कार्यक्रम, विवेक के पत्रिका का कार्यक्रम के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमको आरएसएस के लिए कुछ काम करना है, हमको बताइए हम कैसे कर सकते हैं। तो जॉइन आरएसएस ऐसे संघ के वेबसाइट पर एक शीर्षक है, एक फीचर है। उस जॉइन आरएसएस में हर वर्ष 1 लाख लोग उसमें संघ के साथ जुड़ने के लिए स्वयं होकर, हम संपर्क करते हैं वो कई लाख है, लेकिन स्वयं होकर करते हैं। तो मैं संघ के प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं। एक जो पूजनीय सुदर्शन जी के संदर्भ में माननीय रमेश जी ने यहां उल्लेख किया, इस धरती में, भारत के इस राष्ट्र में एक जागृति आई है, राष्ट्रीयता की जागृति है। महर्षि अरविंदो ने इस संदर्भ में कहा भी था, देश के अंदर, इस भारत में जो स्वतंत्रता के आंदोलन कर रहे हैं, ये केवल भारत के स्वतंत्रता के लिए नहीं है। अंग्रेज यहां से चले जाएं, हम अपने राज्य चलाएं, इसके लिए नहीं है। इस देश के अंदर के एक अंतःसत्व को, इस देश के राष्ट्रीयता को जागृत करना है हमें। वह सत्वहीन स्वत्वहीन होकर सुप्त हो गया है, जागृत करना उसको। उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से न केवल भारत को बल्कि सारे विश्व के लिए एक प्रकाश देने वाले दीप स्तंभ भारत बनेगा। इसलिए भारत के स्वाधीनता की आवश्यकता है, उस राष्ट्रीयता को जागृत करना था। तो आज भारत करवट ले रहा है, कई विषयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम हो रहा है, ये ध्यान में आ रहा है। होने के बाद बहुत है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। बड़े हजारों काम जो होने हैं, उसमें पहले काम के पहले चीज है ये। इसलिए काम पूरा हो गया, ऐसे हमें संतुष्टि होने की कोई जरूरत नहीं है। संघ के 100 वर्षों की जो तपस्या है, साधना है, इसमें जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्राय इदम, राष्ट्राय स्वाहा, इदम न मम, ऐसे सोचकर जीवन के आहुति देने वाले सैकड़ों हजारों लोग तैयार हुए, लाखों लोगों को स्पर्श किए, करोड़ों लोगों को जागृत किए। इसलिए अरबों लोग खड़े होने के लिए आज परिस्थिति आई है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह एक संगठन नहीं है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह आंदोलन है, स्ट्रक्चर के नाते। संगठन की यदि आप रचना देखेंगे तो एक संगठन है, लेकिन इसके व्याप्ति प्रभाव आप सोचेंगे
तो एक आंदोलन है, अभियान है, इट्स ए मूवमेंट। जीवन के हर आयाम को स्पर्श करने वाला, हर आयाम को ठीक करने के लिए, देश के हित में उसको पुनर्रचित करने के लिए निकला हुआ अभियान है, आंदोलन है। लेकिन उसमें आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जीवन शैली है, एक जीवन दर्शन है। तो इसलिए संघ एक केवल एक संगठन नहीं है, समाज में संगठन नहीं है, समाज को संगठित करने वाले एक अभियान है, एक प्रयत्न है, एक प्रयास है, एक आंदोलन है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक महोदय पूजनीय डॉक्टर जी ने संघ हमेशा हमेशा के लिए कार्य करते रहना चाहिए ऐसी कल्पना नहीं की उन्होंने। संघ जितने जल्दी हो विसर्जित हो जाए, समाज और संघ ये अलग अलग दिखे ना, समाज संघमय बने। इसका अर्थ क्या है? समाज के सभी लोग संघ स्थान पर आकर खड़े हो जाएंगे क्या? वो तो किसी भी समाज में संभव नहीं है। लेकिन संघ के जो विचार हैं वो इस धरती के, इस भूमि के विचार हैं, यहां इस मिट्टी के वो दर्शन है। युगों युगों से उस दर्शन को समय समय पर व्याख्यायित करने का, युगानुकूल काल सुसंगत उसको प्रस्तुत करने का कार्य कई मनीषियों ने अपने विचार से, अपने आचरण से, प्रयोगशीलता से, अपने जीवन के संदेश से उन्होंने किया है। उसके एक आधुनिक काल के और एक उसके स्वरूप है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पूजनीय डॉक्टर जी ने यही कहा, मैं कोई नया कार्य नहीं प्रारंभ कर रहा हूं। समाज को जागरूक करना, समाज को संगठित करना, व्यक्तियों को संस्कारित करना, व्यक्ति अपने जीवन में सत्य पर चले, प्रामाणिक रहें, धर्म भीरु दैव भीरु बने, दूसरों के प्रति संवेदना रखें, समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। ये जो व्यक्ति से अपेक्षा है वह हमारे सभी ग्रंथों ने, संतों ने, पंथों ने हमेशा कहा है। बात नहीं है, लेकिन समाज में कई बार किसी न किसी कारण से अवनति होती है, शिथिलता आती है, बाहरी आक्रमण के कारण आता है, आंतरिक जड़ता शिथिलता के कारण हो सकता है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक यह अभियान, आंदोलन, जीवन दर्शन, यह इस मिट्टी से अलग नहीं है, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर जी ने कहा कि देखो भाई, मेरे जीवन में मेरे आंखों के सामने ये हो जाए, ऐसे उनकी कल्पना थी। इसलिए किसी एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, तो क्या आपको 100 वर्ष हो गया, इसके बारे में आपको हाउ डू यू फील, आपको यू आर प्राउड ऑफ इट? मैंने कहा 100 वर्ष हमने अच्छे काम किया है, इसके लिए वी आर प्राउड, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए भी मुझे थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है। यानी हमें संघ के कार्यकर्ताओं को हम 100 वर्ष जिंदा रहे, यही एक बड़ी बात नहीं है। समाज में अभी भी काम करने के हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अभी भी कहाँ, क्यों पूरा नहीं हो पाया? डॉक्टर जी के मन में तो था ना। तो इसका अर्थ यह है, डॉक्टर जी की कल्पना और उनके व्यक्तित्व और उनके परिश्रम जैसे करने वाले लोग थे। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, मुझे 4-6 नचिकेता जैसे दे दो, मैं सारे दुनिया का कायाकल्प करूंगा। अरे भैया, एक नचिकेता मिलना ही मुश्किल है। 4-6 नचिकेता मिलेंगे तो एक नहीं, तीनों भुवनों को ठीक कर देगा कोई। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, इसलिए अपने को ज्यादा समय शायद लग गया। और समाज में परिवर्तन लाने का कार्य यह किसी एक संगठन के ठेका नहीं होता। इसलिए संघ ने कभी यह क्रेडिट लेने की सोचा भी नहीं और सोचेगा भी नहीं। इसलिए संघ का विचार यह है, ये समाज का काम है, समाज सब लोग करे, संघ के स्वयंसेवक पहल करेगा।
he will initiate, he will join. तो इसलिए समाज के सज्जन शक्ति को जोड़ना है। समाज के सज्जन शक्ति सभी संघ के शाखा पर आकर खड़े नहीं होगी, लेकिन समाज के सज्जन शक्ति को, सक्रिय शक्ति को, समाज के प्रति सोचने वाले लोगों को इस दिशा में जाना चाहिए। राष्ट्र के अंदर ये प्रकार के विषय करना चाहिए। यह इसलिए पंच परिवर्तन का विषय ये समाज के सज्जन शक्ति के सामने हमने रखा है। ये सबका काम है। इसलिए संघ ने नहीं कहेगा पर्यावरण के लिए हमने इतना किया, हमारे गिनेस बुक में ये आ गया, चलो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक पुरस्कार दे, पर्यावरण में हमने इतना काम किया। ये काम नहीं है संघ का, ये सारे काम समाज का है। इसलिए संघ कोई पुरस्कार के लिए, प्रशंसा के लिए कार्य कर ही नहीं रहा है, क्योंकि समाज का काम है। इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक के अंदर इस गुण को, इस प्रवृत्ति को, इस प्रकार के सोच को प्रतिदिन के संस्कार से देने का कार्य संघ करता है। तुम्हारा कर्तव्य ऋण चुकाना है। राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। तो इस राष्ट्रीय तपस्या के साधना में विवेक भी एक है। कई प्रकार के सेवा कार्य भी हैं। समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सैकड़ों हजारों संस्थाएं, संगठन आज इस कार्य में जुड़े हैं। और जिसको संघ के स्वयंसेवक ने प्रारंभ नहीं किया, लेकिन यह विचार ठीक है, यह दर्शन ठीक है, यह भारत के हैं, हमें इसके साथ जुड़कर रहने चाहिए, ऐसे सोचने वाले और कई हजारों संस्थाएं, संगठन, लाखों लोग इससे जुड़ने के लिए आज तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रोत्थान के यह प्रयत्न इस प्रकार आगे बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य जब हम सोचते हैं, स्वाभाविक रूप से राष्ट्र और राष्ट्रीयता यह कई बार विवाद के, चर्चा के, नासमझी के ऐसे विषय हो गया। राष्ट्र की कल्पना ही नहीं है। तो देश एक केवल भौगोलिक इकाई नहीं है। इट इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड। राष्ट्र एक जन है, और वो जन उस भूमि को अपने मातृभूमि मानने वाले लोग हैं, और उन जन के जीवन के प्रयत्न, प्रयोग से, परिश्रम से उन्होंने कुछ जीवन के संस्कृति को, दर्शन को विकसित किया है। इसलिए भूमि, जन और संस्कृति, ये तीनों को मिश्रण से राष्ट्र बनता है। तो इसलिए राष्ट्र, इसके बारे में एक सांस्कृतिक अवधारणा जो है राष्ट्र के, जिसको पूजनीय गुरु जी ने जीवन भर लोगों को समझाने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयत्न किया। तो इस राष्ट्रीयता को समझना चाहिए, ये पहली बात है, उसको जीना चाहिए। और उस राष्ट्रीयता के प्रवाह जीवन के विभिन्न आयामों में, क्षेत्रों में प्रवाहित होनी चाहिए। वो शिक्षा क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कृषि हो, विज्ञान हो, राष्ट्रीयता हमारे आधार है। तो इसलिए भारत के राष्ट्रीयता, यह यहां के राष्ट्र धर्म है। दूसरा है, किसी भी राष्ट्र के उन्नति के लिए वहां के व्यक्ति कैसे हैं, यह मायना रखता है। देश बहुत सुंदर है, वहां के प्रकृति और निसर्ग बहुत संपद भरित है, लेकिन वहां के मनुष्य कैसे हैं। इसलिए संघ के प्रतिदिन के प्रयत्न व्यक्ति को संस्कार देने का, व्यक्ति को निर्माण करने का है। भारत की जीवन पद्धति में रही है।
हमारे जीवन के हर प्रकार के, वो कुटुंब हो, विद्यालय हो, हमारे तीज त्योहार हो, भारत के संस्कृति की जितने भी आयाम देखिए, वो मनुष्य को ठीक करना है। कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो युद्ध कैसे करना नहीं बताया, जीना कैसे ये सिखाया। उन्होंने युद्ध के बारे में 2 ही शब्द कहा, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करना चाहिए, युद्धस्य विगत ज्वरः, बिना टेंशन के युद्ध करो, इतना ही कहा है। लेकिन वो टेंशन नहीं रखना कैसे, उसके लिए बाकी अध्याय बता दिया। जीवन कैसे जीना चाहिए वह भगवत गीता कहती है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह आवश्यक है, इसलिए व्यक्ति के संस्कार। लेकिन केवल उपदेश देने से कोई देश आगे नहीं बढ़ता, उनके भौतिक जीवन व्यक्ति के देखना पड़ता है। उसके रोटी, कपड़ा, मकान, ये भौतिक आवश्यकता है। क्या है? आदि पोटोबा मग विटोबा, भूखे भजन न हो पाए। मनुष्य को डोंट टीच प्रीच फिलॉसफी टू अ स्टार्विंग मैन, विवेकानंद ने कहा। अर्थ काम मनुष्य को चाहिए, उसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। लेकिन अर्थ काम तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह भारत के संदेश है। अर्थ काम छोड़ने के लिए नहीं कहा है, अर्थ काम तक रुको मत, ऐसे कहा है। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसे जो काम है वो मैं हूं। धर्म अविरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ, अर्जुन को वो कहते हैं अर्थ काम भी धर्म के अनुरूप चले, इसलिए अर्थ काम की आवश्यकता है। तो जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को, इसलिए भौतिक जीवन को अच्छा बनाना आवश्यक है। इसलिए भारत में भौतिक जीवन के विरुद्ध नहीं बोले किसी ने। कई बार भारत के दर्शन फिलॉसफी कहते हैं, लोगों को लगता है वो इस भूमि के नहीं है, वो सब परलोक के बारे में ही भारत के, ऐसे नहीं है ना, गलत समझ लिया। तो चौथी बात है कि समाज, व्यक्ति समाज में रहता है, व्यक्ति समाज के एक घटक है। इसलिए समाज के अंदर सबको सम्मान, सबके सुरक्षा और सबके साथ समानता, यह किसी भी समाज में आवश्यक है। तो जब हम धर्मराज्य की बात सोचते हैं तो वहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित भी है, सम्मानित भी, प्रतिष्ठित भी है और एक दूसरे के साथ संवेदना और समानता, समरसता है। समाज में यह गारंटी हुए बिना वो यदि नहीं है तो अर्थ काम में विसंगति होती है। किसी के पास अधिक हो गया इसलिए दूसरे के ऊपर वो दादागिरी करेगा। इसलिए सबको मिलना भी चाहिए और समाज में भी सुख और सम्मान सबको मिलना चाहिए, सुरक्षा, सम्मान। इसलिए समाज के दुर्बल जो भी समूह हैं उसके बारे में विचार करना पड़ता है, समाज के उत्थान के बारे में सोचने वालों। यह सब होने के बाद कोई भी समाज रुका हुआ पानी नहीं है। काल सुसंगत युगानुकूल परिवर्तन के लिए समाज को तैयार रहना पड़ता है। देखिए आज तंत्रज्ञान है, 25 साल पहले मोबाइल शुरू हुआ था, ईमेल शुरू हुआ था। इन 25 वर्षों में दुनिया कहां तक पहुंच गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग प्रारंभ हो गया।
क्या हम इसको नकार सकते हैं? नकार तो नहीं सकते। यू कांट रिजेक्ट द टेक्नोलॉजी, बट हाउ टू मेक इट यूजफुल, ह्यूमेन, उसको मानवोपयोग के लिए, प्रकृति के विनाश न करे, उस दृष्टि से टेक्नोलॉजी को अपने जीवन दर्शन से उसको बांध कर रखना पड़ता है। ऐसे हर प्रकार की व्यवस्था भी, समाज की व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। अब शिक्षा नीति नहीं आई, हम आज गुरुकुल की व्यवस्था था नहीं ला सकते, उसके स्पिरिट को रख सकते हैं, बट स्ट्रक्चर विल चेंज। अर्थव्यवस्था, स्ट्रक्चर विल चेंज। न्याय व्यवस्था पुराने दिनों में जैसे थे ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन स्पिरिट क्या होनी चाहिए? न्याय देने वालों को, राजनीति कैसे, राजधर्म क्या है, इसके बारे में भारत के प्राचीन काल से जो हमारे ज्ञान हैं, यहाँ के प्रयोग करके यहाँ के लोगों ने उसको दुनिया के लिए सार्वकालिक सत्य के नाते रखा है। उस स्पिरिट को समझना चाहिए। उसको हम आधुनिक व्यवस्था में कैसे डाल सकते हैं? वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, कृषि हो, व्यापार हो, राजनीति हो, न्याय व्यवस्था हो। पूज्य रामकृष्ण आश्रम के स्वामी रंगनाथानंद जी के पुस्तक के वॉल्यूम्स है, आप लोगों ने जरूर कई लोगों ने पढ़ा ही होगा। इटर्नल प्रिंसिपल्स फॉर द चेंजिंग सोसाइटी। सोसाइटी चेंजेस, परिवर्तनशील समाज है, उसके लिए कुछ बातें शाश्वत है, इटर्नल प्रिंसिपल्स है, शाश्वत जीवन मूल्य है। उन जीवन मूल्यों को आज कैसे परिवर्तित समाज में लाना है, यह हर समाज को हर युग में सोचना चाहिए। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के जो तकाजा है वो हमेशा रहेगी। इसलिए श्रुति होने पर वेद, स्मृतियां बनी। वो श्रुति के प्रकाश में स्मृति है, जीवन मूल्यों के प्रकाश में व्यवस्थाएं हैं। इसको करना पड़ेगा। तो इसलिए पुनर्निर्माण के बारे में सोचने वाले इन बातों को ध्यान में रखकर संघ के विचार में हिंदुत्व को इन इसके हर आयाम में हिंदुत्व के आधार पर विषयों को कैसे आज समाज में रखना चाहिए, क्योंकि आज नैरेटिव के युग है। विमर्श, आख्यान कैसे हो, नहीं तो लोग गलत समझेंगे, दकियानुसी कहेंगे या विकृत करके उसको प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न करेंगे, या हमें इस देश के इतिहास को, यहाँ के संस्कृति के प्रवाह को, यहाँ के प्रयोगों को, यहाँ के अनुभव को वो गलत ढंग से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उनको कहना है आप तो दकियानुसी हैं। लेकिन हिंदुत्व आज नहीं, अगले सदी के लिए भी प्रस्तुत है, प्रासंगिक है। यह करने के लिए नैरेटिव्स हैव टू बी बिल्ट। ऐसे नैरेटिव बिल्ड करने के लिए विवेक जैसे पत्र पत्रिकाओं का भी काम है, या विपुल जी यहां बैठे हैं सिनेमा की आपका भी काम है, या विश्वविद्यालय चलाने वाले डॉक्टर पिल्ले जी हैं, वो विश्वविद्यालय के द्वारा उस प्रकार के नैरेटिव चलाएंगे। तो नैरेटिव्स हैव टू बी बिल्ट, द राइट नैरेटिव, प्रॉपर नैरेटिव, नेशनलिस्ट नैरेटिव, यूनिवर्सल नैरेटिव। यह आज आवश्यक है। उस प्रकार की पीढ़ी को हमें तैयार करनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष में क्या विचार सामने लाए हैं, इसलिए विमर्श के संदर्भ में समाज में सज्जन शक्ति को जागृत करते हुए उनको समाज परिवर्तन के कार्य में जोड़ना चाहिए, यह विचार किया। उस समाज परिवर्तन के संदर्भ में ये पंच परिवर्तन के जिसके बारे में उल्लेख हुआ, राष्ट्रोत्थान के इस विशेष ग्रंथ में, विशेषांक में 5 प्रकार के भागों में उसके विस्तार से, जैसे अभी रविंद्र गोले जी ने अपने ग्रंथ के परिचय में बताया। सामाजिक समरसता के संदर्भ में रमेश जी ने बहुत सारे पुस्तक लिखे, स्वयं कार्य किए हैं।
यहाँ सभी लोगों ने इस विषय के बारे में आप जानते ही होंगे। समरसता की जो आवश्यकता है, यह इट्स ए प्रीकंडीशन फॉर द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर फॉर सोसाइटी। एक पूर्व शर्त है समरसता। जन्म आधारित किसी भी प्रकार के भेद को ऊंच नीच करने की कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के किसी न किसी प्रवृत्ति के कारण आया है, क्यों आया वगैरह उसके बहुत विश्लेषण पहले हो चुके हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सामाजिक समरसता यह न केवल एक दूर के आदर्श नहीं होना चाहिए, जीवन के आचरण बने। इसलिए प्रयत्न करने वाले लोगों के लिए संघ ने एक विचार लिखा। पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवती ने अपने एक उद्बोधन में कहा को भाई हम कहीं तो शुरू करो, सभी मंदिरों में सभी का प्रवेश है, जल स्रोत सभी के लिए मुक्त है, कुआं है, पानी है, तालाब है, स्मशान सभी के लिए समान है, सार्वजनिक स्थान है। आज भी हिंदुस्तान के कई गांवों में, छोटे शहरों में स्मशान अलग अलग हैं, होटल में सभी का प्रवेश नहीं है। किसी जाति के लोगों के लिए अलग ग्लास रखकर वहां चाय देते हैं, वो पैसा उतना ही देता है। आपसे 5 रुपए लेंगे, उनसे भी 5 रुपए लेंगे, लेकिन उसके लिए ग्लास अलग है, वो इस ग्लास में नहीं देते। ये हिंदुस्तान आज 75 वर्ष स्वतंत्रता के पश्चात भी, हम लोगों के 100 वर्ष के प्रयत्न के बाद भी आज है। इतने डीपली है वो। मन के अंदर इस भावना को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए आचरण के कोई ना कोई आग्रह करना पड़ेगा अपने को। शहरी क्षेत्र में आज मजबूरी से एक दूसरे के साथ चलना हो सकता है, गांव में ऐसे नहीं है ना सब जगह पर। तो इसलिए केवल स्पृश्यास्पृश्य की बात मैं नहीं कह रहा हूं, समरसता के और भी कई सामाजिक न्याय इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस दृष्टि से समाज के अवेयरनेस को, समाज के संवेदनशीलता को, समाज के प्रतिबद्धता को हमें सुदृढ़ करना चाहिए। इसलिए हर घर में माँ बाप को अपने बच्चों को हमें समरसता के पाठ कैसे सिखाना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। विद्यालय में, सार्वजनिक क्षेत्र में, किसी भी इसमें। ऐसे ही पर्यावरण के संदर्भ में, आज पर्यावरण के विषय दुनिया भर में चर्चा है। प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब प्रकार के कह रहे हैं। तो आज मैं उसमें आंकड़े में वगैरह नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सब जानते हैं अब दुनिया में पर्यावरण के बारे में भरपूर चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, पृथ्वी समिट्स हो रहे हैं, क्यों प्रोटोकॉल होते हैं, सब हो रहे हैं, योग्य भी है। लेकिन जीवन के आचरण में कैसे लाएंगे? अपने प्रत्येक घर में जल बचाना चाहिए, ऊर्जा बचानी चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग कम करना चाहिए, जितना संभव है हम उतना पौधा लगाए, पेड़ लगाए, हरियाली बनाए, प्रयत्न करना चाहिए। अभी कुंभ में इस बार एक प्रयत्न किया, महाकुंभ में प्रयाग में। अब भाई पॉलीथीन के थैली, कपड़े के थैली देश भर से संग्रह, 14 लाख थैली, 14 लाख थाली संग्रह किए। और कुंभ में कहीं भी थर्मोकोल के उपयोग नहीं हुआ इस बार, क्योंकि जहां जहां भोजन देते हैं उन सबको जाकर स्टेनलेस स्टील के थाली जो देश भर से संग्रह किया था, 14 लाख संग्रह हुए, लोगों ने दिया, खरीदे नहीं, तो लोगों ने दिया। बताया अपने कार्यकर्ताओं ने, कुंभ को हम इस बार ऐसे करना चाहते हैं, थैली और थाली।
तो इट बिकेम ए मूवमेंट और लाखों में आए, किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 5000, वैसे वैसे जैसे पंडाल बड़े बड़े हैं, जितने जितने भोजन उनको देना है वो सबको दिया। तो संभव है, प्रयत्न करने से ऐसे एक कदम हम कर सकते हैं। केवल इससे होता है ऐसे मैं नहीं कहता हूं, प्रयत्न करने से, योजना बनाने से, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर गली में, हाँ हम पर्यावरण के लिए, हम इस गली के, इस मोहल्ले के लोगों को क्या करना है, पीपल शुड कम सिट टुगेदर एंड थिंक एंड वर्क एंड एक्ट, संभव है। तो इसलिए पर्यावरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने वाले सम्मेलन और रेजोल्यूशन से पूरा नहीं होता। गली मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे विद्यालय में, ऑफिस में, दफ्तर में हम पर्यावरण के लिए, हम जीवन में क्या करते हैं, इस पर होगा। संघ ये करना चाहता है, इसलिए इसके लिए मोटिवेशन कैसे, कुटुंब की व्यवस्था है। सब जानते हैं भारत की कुटुंब पद्धति बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है, सभी जानते हैं। लेकिन आज संयुक्त कुटुंब संभव है क्या? संभव नहीं होगा। लेकिन कुटुंब के लोग आपस में, न्यूक्लियर कुटुंब होने पर भी 2 भाई 3 भाई है तो कभी कभी मिल सकते हैं। कुटुंब के अगली पीढ़ी को क्या जीवन मूल्य सिखाना चाहिए, उनको केवल पैसे कमाने के सिखाना है या और भी कुछ अच्छी बातें सिखानी है, यह विचार करना पड़ेगा। पड़ोसी धर्म सिखाना पड़ेगा, अपने कुटुंब में अंदर समरसता, स्वदेशी लाना चाहिए, यह सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए कुटुंब की दृष्टि से दुनिया में भारत के कुटुंब के बारे में, मैं अमेरिका में अटलांटा में गया था तो वहां एक संस्था में गया था, सेव फैमिली इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन। जो काले लोग हैं, ब्लैक्स, अमेरिका में गुलाम के नाते गए थे, उनके जीवन की दर्दनाक कहानी है। तो उस संस्था में क्या कर रहे थे, जो स्लेवरी चले गए, सैकड़ों वर्ष, लगभग 300-4 साल स्लेवरी में रहने के कारण उनको कुटुंब के जो संस्कार, देखिए हम अपने देशों में हजारों वर्षों से हमें कुटुंब के एक संस्कार है, पद्धति है, उन दुर्भाग्य के उस समुदाय को, जो काले लोग गुलाम बनकर वहां गए, किसी बगीचे में, किसी के एस्टेट में, किसी के घर में, किसी के फैक्ट्री में जो स्लेव्स रहे, स्लेव्स को पुरुष से उत्पन्न करने के लिए महिला और पुरुष को साथ में रखे, जानवर जैसे संतति का निर्माण किए। एंड दे वर गिवन द सरनेम्स ऑफ द फैक्ट्री ओनर और द एस्टेट ओनर। उनको अपने सरनेम नहीं था। ऐसे हुआ, इसलिए उनको मामा क्या है, फूफा क्या है, बुप्पा क्या है, चचेरे भाई क्या है, पता नहीं है। ऐसे लोग जब अब फैमिली शुरू किए सेवरी के बाद, उनको ये संस्कार दिखाने के लिए सेव फैमिली इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन और स्टार्टेड। मैंने उनसे पूछा, आप इसके लिए कहां से, कैसे बनाते हो, उसको कैसे सिखाते हो? उसके अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा, हम आपके देश में 4 बार आए हैं, आपके यहां कुटुंब कैसे है भारत में, वो देखकर मैं आया हूं। तो इसलिए हम दुनिया को यदि कुटुंब पद्धति सिखाने, तो अपने कुटुंबों के बारे में इस देश के अंदर आज सोचने की मजबूरी है। हजारों वर्षों के संघर्ष में इतने आक्रांत आए हैं, हमारे मठ मंदिर को तोड़ दिया, गुरुकुलों का नाश किया, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, हमारे शिक्षा क्षेत्र को उन्होंने ध्वंस किया, हमारे राज्यों को उन्होंने हड़प लिया, हमको गुलाम बनाए, फिर भी हिंदुस्तान बचा रहा। क्यों? हमारे कुटुंब रहे। उन कुटुंबों से कोई विवेकानंद आया, कोई रामकृष्ण परमहंस आया, कोई डॉक्टर एडगेवार आया, कोई नेताजी आए, सैकड़ों हजारों, कोई शिवाजी महाराज आए, कोई राणा प्रताप आए। कुटुंब व्यवस्था रही। The foreign invasion could not destroy our family system, but today the modern times, our technology, the modern way of life,
ये हमारे लिए चैलेंज हो गया। हमारे कुटुंब व्यवस्था को वो ध्वस्त कर देगा, इसलिए सोचना पड़ेगा। प्रत्येक देश को अपने स्वाभिमान होना चाहिए, स्व अभिमान, स्वतंत्र, स्वाधीनता। ये स्व क्या है? अपने बारे में सोचने का यानी क्या स्वार्थ नहीं है, वो एक सामूहिक कलेक्टिव सेल्फहुड, एक राष्ट्र के नाते स्व है। ये स्वत्व किसी भी देश के लिए खड़े होने के लिए वो ऊर्जा देती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो स्व चाहिए। कुछ समय फ्रांस के ऊपर कुछ हिस्से में जर्मनी देश का राज था। जर्मनी की रानी वहां गई थी, एक स्कूल में गई। उस स्कूल के अंदर के एक बालिका को प्राइज देना था किसी एक इसमें। तो बालिका को, फ्रेंच बालिका थी, वो लड़की आई मंच पर, रानी ने उसको देखा, बालिका सुंदर थी, छोटी थी, उसको बहुत अच्छा लगा। उनको रानी ने, तुम कितने प्यारी हो, चलो तुमको क्या चाहिए बताओ। तो प्राइज तो दिया, क्या चाहिए, ऐसे रानी ने सहज पूछा। उस बालिका ने कहा, मुझे मेरी फ्रेंच भाषा वापस दीजिए। क्यों? जर्मनी के अधिकार चल रहा था, उन्होंने स्कूलों में फ्रेंच को रद्द करवा के केवल जर्मन सिखा रहे थे। तो उस बालिका ने पूछा, मुझे मेरी फ्रेंच भाषा वापस दीजिए। रानी अवाक हो गई। रानी ने पूछा, क्या बात है? बाकी लोगों ने बताया। रानी ने वही आदेश दिया, फ्रेंच यहां सिखा जाएगा। स्व क्या होता है? उस लड़की के स्वार्थ है क्या? नहीं, मेरी भाषा, हमारी संस्कृति, इस देश की आर्थिक व्यवस्था, उसमें आधुनिकता जहां लाएं, लेकिन स्व को ना भूलें। तो इसलिए स्व को जागृत करने के लिए जिन जिन आयामों में अपने को कार्य करना चाहिए, उसमें एक प्रमुख क्षेत्र तो आर्थिक क्षेत्र है स्वदेशी का, लेकिन केवल उतना ही नहीं। इसलिए जीवन शैली स्व हो। नागरिक कर्तव्य के बारे में बताए हैं, तो नागरिक शिष्टाचार के संदर्भ में मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। हम सभी एक आरोग्यपूर्ण नागरिक व्यवस्था को बनाने के आवश्यकता इस कारण से भी है। भारत में धर्म है, अध्यात्म है, कुंभ मेला हम कर सकते हैं, हम मिज़ेज बना सकते हैं, हम चंद्रमा पर जा सकते हैं, ये सब ठीक ही हैं। लेकिन अपने नागरिक शिष्टाचार को यदि हम बोलेंगे केवल बाकी चीज़ों में गएंगे, तो समाज के स्वास्थ्य और समाज के सही विकास नहीं होता है। लेकिन हम प्रयत्न करेंगे तो संभव है। कुंभ का ही उदाहरण देखिए, मैला नहीं फैला। लोगों को आप थोड़ा सा प्रोवोक करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, थोड़ा आदर्श बताते हैं, थोड़ा सिखाते हैं, लोग उसका धीरे 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 आचरण करेंगे। फॉर दिस एवरी पर्सन हैज टू बिकम ए रोल मॉडल। इसके लिए कोई एम्बेसडर नहीं बनेंगे, कोई सिनेमा स्टार बताकर नागरिक शिष्टाचार बताएं, कोई और बताएं। एवरी वन ऑफ अस नागरिक शिष्टाचार के, नागरिक कर्तव्य के, सिविक सेंस के, सिविक ड्यूटीज के, सिविक डिसिप्लिन के अपने को विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए राष्ट्रोत्थान के इस ग्रंथ के अंदर संघ के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दृष्टि से जिन विचारों के बारे में आग्रह करते हुए सारे समाज का विषय बने, समाज की शक्ति इसमें लगें और भारत को हम अपने आंखों के सामने एक श्रेष्ठ राष्ट्र, संपदयुक्त राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र के नाते निर्माण करने के अपने एक
भूमिका को हम निभाएं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सपना देखी थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where the tireless strife stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has lost its way into the dreary desert sand of dead habits. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. ऐसे एक स्वर्ग के जैसे स्वर्ग समान भूमि के हम आशा करते हैं, जहां वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, किसी भी प्रकार के भय नहीं, किसी प्रकार के ऊंच नीच भाव नहीं है, किसी प्रकार के मनुष्य के बीच में कोई दीवार खड़े नहीं है, किसी में अज्ञान के अंधकार में नहीं है, ज्ञान के प्रवाह हर जगह पर पहुंचता है। ऐसे एक सुंदर स्वर्ग समान राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही आपके सम्मुख मैं निवेदन करता हूं। नमस्कार।